गुड इवनिंग। आज हम जीपी पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना। प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। और ख़ास तौर से जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करते हैं तो उस टाइम में जीपी का यूज होता है। ज्योमेट्री में भी जीपी का यूज होता है, जब ट्राइंगल में सर्किल के अंदर सर्किल, आगे से आगे सर्किल बन रहे होते हैं उस टाइम। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आप इसको बोल सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी या ज्यामितीय श्रेणी। ज्यामितीय श्रेणी भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक तरह की श्रृंखलाएं होती हैं जहां पर एक अगली संख्या पिछली वाली संख्या के साथ में एक अनुपात में होती है, उससे अगली संख्या भी उसी अनुपात में होती है, उससे अगली संख्या भी उसी अनुपात में होती है। यानी ये श्रृंखला गुणा हो के आगे बढ़ती है, इसलिए इसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी में हमेशा जुड़ते हुए या घटते हुए आगे बढ़ती है, ये हमेशा गुणा होते हुए आगे बढ़ती है, इसलिए इसके गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। मैं दो चार प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ, श्रेणी लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। 1 + 2 + 4 + 8 + 16, ये एक श्रेणी है। 3 + 6 + 12 + 24 + 48 +, ये एक श्रेणी है। ऐसे ही 2 + 6 + 18 + 54 +, ये एक श्रेणी है। इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे 3 + 9/4 + 27/16 + 81/64 +, ऐसे भी आपकी श्रेणी चल सकती है। 3 का 3/4, फिर उसका 3/4, फिर उसका 3/4, ऐसे कोई श्रेणी हो सकती है। मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं, देखना। 2 है, -4/3 है, +8/9 है, -16/27 है, +32/81 है, फिर माइनस है। ऐसे हो सकता है। -2/3 से गुणा किया, फिर -2/3 से, फिर -2/3 से, फिर -2/3 से, यानी प्लस माइनस के एकांतर क्रम में भी कोई श्रेणी है या श्रृंखला है, वो चल सकती है। ठीक है। ऐसे ही जैसे 3 है, 9/2 हो जाएगा, या प्लस माइनस में लेते हो तो ये 3 है, माइनस का हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, प्लस का है 27/8 हो जाएगा, माइनस का 81/16 हो जाएगा, प्लस का 243/32 हो जाएगा, और फिर माइनस, ऐसे आगे चल सकता है। यहां पर हर अगला पद पिछले पद के किसी गुणा में आ रहा है। जैसे ये दुगुना होता जा रहा है, 1 का दुगुना, फिर 2 का दुगुना, फिर 4 का दुगुना, फिर 8 का दुगुना, फिर 16 का दुगुना। ऐसे ही इसमें भी दुगुना होता जा रहा है, हर आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या का दुगुना है। इसमें 3 गुना होता जा रहा है, इसमें 3/4 गुना हो रहा है, फिर इसका 3/4 गुना, फिर इसका 3/4 गुना, ऐसे ही चलता रहेगा। आगे वाला पद है वो पीछे वाले पद का एक निश्चित गुणा में चल रहा है, और वो कंटिन्यू चलता रहता है। -2/3, फिर -2/3, फिर -2/3, फिर -2/3, ये आ जाएगा माइनस का 3/4, फिर ये 16 आना चाहिए, फिर ये 64 आना चाहिए,
फिर ये 256 आना चाहिए, 256 आना चाहिए। तो ये इसका 3/4 हो गया, फिर ये इसका 3/4 है, फिर ये इसका 3/4 है, फिर ये इसका 3/4 है। लेकिन माइनस के 3/4 से श्रृंखला आगे गुणा होती जाएगी। आप समझ रहे हैं क्या निष्कर्ष निकला है? आगे वाले पद का पीछे वाले पद से एक अनुपात होता है, और वो अनुपात हर जगह एक जैसा रहता है। 2/1 2 होगा, 4/2 भी 2 होगा, 8/4 भी 2 होगा, 16/8 भी 2 होगा, 6/3 का मान 2 है, 12/6 का मान 2 है, 24/12 का मान 2 है, 48/24 का मान 2 है, 6/2 का मान 3 है, 18/6 का मान 3 है, 54/18 का मान 3 है, 9/4 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। फिर 27/16 को 9/4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा, फिर आगे 3/4 आएगा। ऐसे श्रृंखला आगे बढ़ेगी। जहां से आपकी प्रोग्रेशन या श्रृंखला शुरू होती है वो उसका फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद होता है, इसको हम बोलते हैं ए बोलते हैं। ये किसी भी प्रोग्रेशन का पहला पद होता है जिसको हम बोलते हैं ए। मान लीजिए ये 54 तक चल रही है ये सीरीज, तो ये इसका एनवा पद होता है, एनवा पद होता है, इसको हम टी एन से व्यक्त करते हैं। एनवा पद या टर्म एन, इसको हम टी एन से व्यक्त करेंगे। इस श्रृंखला में टोटल पदों की संख्या जैसे 4 आई है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है जिसको हम व्यक्त करते हैं किससे? एन से व्यक्त करते हैं। कुल पदों की संख्या है, इसको हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, जिसको व्यक्त किया जाता है किससे? एन से। और आगे से पीछे वाले को भाग दे दें, जैसे 6 को 2 से भाग दिया, वैसे ही 18 को पीछे वाले 6 से भाग दिया, वैसे ही 54 को 54 से पहले वाले 18 से भाग दिया। 6 में 2 का भाग दिया 3 बार जाएगा, 18 में 6 का भाग दिया 3 बार जाएगा, 18 का भाग 54 में दिया तो 3 बार जाएगा। तो ये 3 बार भाग जा रहा है। आगे वाले पद को पीछे वाले पद से भाग दे रहे हैं तो एक निश्चित फैक्टर में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेशो बोलते हैं, सार्वनुपात बोलते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। सार्वनुपात है वो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है। किसी भी प्रोग्रेशन को पकड़ लीजिए, किसी भी एक को पकड़ लीजिए, जैसे मैं इसको ले रहा हूं 3 9/4 वाले को, ये 3 है, ये 9/4 है, ये 27/16 हो जाएगा, ये 81/64 हो जाएगा, ये फिर 243/256 हो जाएगा। ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। यहां पर ये ए है, ए को कहा जाता है प्रथम पद, ए को प्रथम पद कहेंगे। 1 2 3 4 5, जैसे यहां पदों की संख्या 5 है तो एन है, ये पदों की संख्या हो जाती है, एन हो जाता है पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। ये इसका चौथा 5वां पद है तो इसको हम टी एन कहते हैं। टी एन है, ये टर्म एन हो जाएगा, या इसको हम कहेंगे एनवा पद कहेंगे। ये टी एन और ये इसका क्या हो जाएगा? एनवा पद हो जाएगा। यहां से आगे से पीछे वाले को भाग दो, जैसे 9/4 है, इसको 3 से भाग दो तो ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही हम 27/16 जो है इसको भाग देंगे 9/4 से तो गुणा 4/9 हो जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम सार्वनुपात बोलते हैं, सार्वनुपात बोलते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल रेशो आर से व्यक्त करते हैं। ये क्या हो जाएगा? सर्वानुपात क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यूनिवर्सल रेशो हो जाएगा, यूनिवर्सल रेशो हो जाएगा। और एक चीज और होता है, सभी पदों का आपस में योग कर दिया जाता है। जैसे ये 5 संख्याएं हैं, इनका आपस में योग किया जाता है, इसको बोला जाता है सम ऑफ प्रोग्रेशन, यानी एस एन बोला जाता है, एन पदों का योग। इसको कहा जाता है एन पदों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। एस एन सम हो जाएगा, एस एन, ये एन पदों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। सम ऑफ जीपी, एन पदों का योग। पहली बात तो यह है एक जीपी को समझना,
कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब इनको देखेंगे कि इनसे फॉर्मूले और सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना? इसके एनवें पद का फॉर्मूला क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए। एन पदों के योग का फॉर्मूला क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए। अनंत पदों के योग का फॉर्मूला क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए। न केवल ध्यान होना चाहिए, वो फॉर्मूले और सूत्र बनते कैसे हैं वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करके पढ़ते हैं। फॉर्मूले और सूत्र खुद बनाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आगे वाले पद को पीछे वाले पद से भाग देने से यूनिवर्सल रेशो आर आता है, इसका मतलब आगे वाला पद पीछे वाले पद का आर गुना होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि पहला पद अगर A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, चौथा A4 है और एनवा अगर मैं AN कहूं, ठीक है, तो इनका जो अनुपात है वो एक जैसा रहता है। तो मैं ये कह सकता हूं A2 अपॉन A1 है, ये वही होगा जो A3 अपॉन A2 होगा, जो कि A4 अपॉन A3 होगा, और ये ऐसे ही रहेगा जो कि AN अपॉन AN-1 होगा। जस्ट पीछे वाले से भाग दे देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसी को हम यूनिवर्सल रेशो या क्या कहते हैं, आर कहते हैं। एक तो इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी है, उसमें आगे वाला पद पीछे वाले पद के किसी न किसी मल्टीपल में चलता है। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे वाला पद पीछे वाले का कितना गुना है, आर गुना है। अब इसको ऐसे भी समझे, जैसे पहला पद अगर ए मानो तो आगे वाला पद आर गुना है तो ये ए आर हो जाएगा। उससे अगला पद है वो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। उससे अगला है वो ए आर क्यूब हो जाएगा। आप देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, चौथा है। पहला पद है तो आर नहीं है, आर नहीं है तो आर की पावर 0 लगा सकते हो, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या की पावर 0 के रूप में लिख सकते हो। तो पहला पद ए की पावर आर 0 है, दूसरा है ए इंटू आर की पावर 1 है, तो दूसरा पद है तो पावर आर की 1 है, तीसरा पद है तो आर की पावर 2 है, चौथा पद है तो आर की पावर 3 है, तो एनवा पद है तो आर की पावर एन में से एक कम हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि इसका एनवा पद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू आर की पावर n-1, ए इंटू आर की पावर n-1 हो जाएगा। और यही इसके टीएन का फॉर्मूला हो जाता है, एनवे पद का फॉर्मूला हो जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं फॉर ए जीपी, एक गुणोत्तर श्रेणी के लिए उसका एनवा पद हो जाएगा ए इंटू आर की पावर n-1, ए इंटू आर की पावर n-1, ये इसके एनवे पद का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको यहां पर एक टी एन क्या है, एनवा पद हो जाएगा। ए है, ये इसका प्रथम पद हो जाएगा। आर है, ये इसका सर्वानुपात या यूनिवर्सल रेशो हो जाएगा, सर्वानुपात या यूनिवर्सल रेशो। एक तो ध्यान रखनी है ये बात। क्लियर एकदम। सेकंड थिंग देखिए, आपको अगर इनका योग करना हो तो कैसे करेंगे, योग करना हो तो कैसे करेंगे। पहला पद ए है, दूसरा ए आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर है, चौथा ए आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे चलेगा, ए आर की पावर n-1 हो जाएगा, ए आर की पावर n-1। इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं कि ये s के बराबर है, ये s के बराबर। इसको मैं r से गुणा करूंगा तो ये एस आर हो जाएगा, तो इधर भी r से गुणा होगा तो ये ए आर हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ए आर क्यूब हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस ए आर की पावर n। क्योंकि इसमें एक पावर एक्स्ट्रा आई है, एक आर एक्स्ट्रा है, तो पावर n की आर के ऊपर पावर n-1 से एक एक्स्ट्रा हो तो पावर क्या हो जाएगा, n। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एस आर में से एस माइनस हो जाएगा। अब यहां माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। ऐसे इससे जस्ट पहले भी एक
a इंटू आर की पावर n माइनस वन था वो इसको काट देगा, यहां हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस हो जाएगा a, आप इसमें से s को कॉमन ले लेंगे तो ये r माइनस वन हो जाएगा, इधर a को कॉमन ले लेंगे तो r की पावर n माइनस वन हो जाएगा, और यहां से s बराबर हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन, और नीचे आ जाएगा r माइनस वन, ये आ जाएगा सम ऑफ ए जीपी, सम ऑफ ए जीपी आ जाएगा, जिसको हम एस एन से भी व्यक्त कर देते हैं, इसको हम एस एन से व्यक्त कर सकते हैं, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन हो जाएगा r माइनस वन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर के प्लस माइनस चेंज करोगे तो नीचे के भी प्लस माइनस चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए, a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी को b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी भी लिखा जा सकता है। अगर ऊपर के अंश प्लस माइनस चेंज किए हैं तो नीचे के भी प्लस माइनस चेंज, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसको, सम ऑफ जीपी को या एस एन को। अब नॉर्मली ये कहा जाता है कि ये तो तब यूज करते हैं जब r का मान एक से बड़ा हो तब, और ये तब यूज करते हैं जब r का मान एक से छोटा हो तब। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एक ही बात होती है, क्योंकि ऊपर प्लस माइनस चेंज कर रहे हो तो नीचे भी प्लस माइनस चेंज हो रहा है। मान लीजिए r का मान एक से छोटा हो गया, r का मान एक से छोटा हुआ तो ये माइनस में होगा, तो नीचे वाला भी माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे। अगर मान लीजिए r का मान एक से बड़ा हुआ और आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो r का मान अगर एक से बड़ा है तो इसका मान माइनस में आ जाएगा, तो फिर नीचे वाला भी माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कट के वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये इसके n पदों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, ये इसके n पदों का योग है। क्लियर है? ठीक है, यह आ जाएगा निश्चित पदों में कोई गुणोत्तर श्रेणी है या जीपी है तब। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें ध्यान होनी चाहिए बनती कैसे है, उसके बाद में आसान हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। देखो एस इंफिनिटिव क्या होता है, जब आर का मान एक से छोटा हो तब। आर का मान एक से छोटा होता है, अनंत पदों में गुणोत्तर श्रेणी होती है, अनंत पदों में गुणोत्तर श्रेणी होती है। आपसे पूछा है कि एस इंफिनिटिव या अनंत पदों में गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे ये 1 है, प्लस 1/4 है, प्लस 1/16 है, प्लस 1/64 है, और ये इंफिनिटिव टर्म्स में चल रहा है। आपसे पूछ लिया इसका योग क्या हो जाएगा। ठीक है ना? आर का मान एक से छोटा होना चाहिए, बस ये कंडीशन ध्यान रखना है, आर का मान एक से छोटा होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा ए आर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर क्यूब, ये हो जाएगा ए आर की पावर n-1, ऐसे आ जाएगा। ये बराबर है एस के, ये बराबर हो जाएगा किसके, एस के। इसको आर से गुणा कर देंगे तो ये एस आर हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। और एन पदों में नहीं है, इन्फिनिटिव है, तो मैं इसको इन्फिनिटिव कर देता हूं। एन पदों में नहीं, इन्फिनिटिव है तो इसको इन्फिनिटिव। अगर आर से गुणा करेंगे तो ये ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा, ए आर की पावर 4 हो जाएगा, और ये भी इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, एस में से एस आर घटाएंगे तो एस 1 माइनस आर आ जाएगा। अब की बार एस में से एस आर घटा दो तो एस 1 माइनस आर आ जाएगा। इधर इसमें से घटाओगे तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, आगे इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव आपस में कट जाएंगे, और ये आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से ए आर से ए आर कट गया, और ये बराबर क्या रह गया, ए रह गया। एस बराबर हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एस बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर, एस बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा।
ये आ जाएगा, आप लिख सकते हैं s बराबर a अपॉन 1 माइनस से r हो जाएगा। कब s इन्फिनिटी लेंगे तब। यहाँ पर r का मान 1 से छोटा होना जरूरी है। r का मान 1 से छोटा होगा, s इन्फिनिटी का मान हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस से r। अनंत पदों में गुणोत्तर श्रेणी हो, r का मान 1 से छोटा कोई फ्रैक्शन आ रहा हो तब, r का मान 1 से छोटा आ रहा हो तब। क्लियर है ये सबको, कोई दिक्कत नहीं। हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जीपी के, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल सिंपल तरीके से लेते हैं। 1 है, 3/2 है, 9/4 है, 27/8 है। आपसे पूछ लिया इसका 6 टर्म क्या है और यानी T6 क्या है। आपसे पूछ लिया इसका T6 क्या है, आपसे पूछ लिया S6 क्या है। इसका छठा पद क्या हो जाएगा, इसके 6 पदों का योग क्या हो जाएगा। पहला है इसका छठा पद क्या है और दूसरा है 6 पदों का योग क्या हो जाएगा। आपको T6 ज्ञात करना है, आपको S6 ज्ञात करना है। T6 और S6 हमें ज्ञात करने हैं कि T6 का मान क्या होगा, S6 का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले T6 लेते हैं, तो यहां पर A का मान 1 हो जाएगा, R का मान 3/2 हो जाएगा और N का मान 6 हो जाएगा। Tn का मान होता है A इंटू R की पावर N से 1 कम। A का मान 1 है, R का मान 3/2 है। आपसे छठा पद पूछा है तो ऊपर 6 माइनस 1 करेंगे। 1 गुणा 3/2 की घात क्या हो जाएगा 5। 3 की घात 5 होता है 243 और 2 की घात 5 होता है 32। 243/32 हो जाएगा, 243/32। ये इसका छठा पद हो जाएगा, छठा पद हो जाएगा। ठीक है, इसके 6 पदों का योग क्या हो जाएगा। S6 पूछा है, आपको ध्यान है Sn बराबर A इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 हो जाए। देखो बोलने में कैसे बोला जाता है, आपको मैं बोलता हूं। A इंटू आर की पावर n-1 बोला जाएगा इसको, और ये जो A इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये nवां पद है और ये n पदों का योग है। बोलने में इसको कैसे बोलेंगे, a इंटू आर की पावर, ये a इंटू आर की पावर n-1, इसको कैसे बोलेंगे a इंटू आर की पावर n-1। फर्क क्या है, यहां a गुणा हो रहा है r की पावर n-1 से, लेकिन यहां a गुणा हो रहा है r के ऊपर पावर n पूरी है, यहां r के ऊपर पावर n से एक कम है, यहां r के ऊपर पावर n पूरी है और उसमें से एक घटाया गया है, उसमें से एक घटाया गया। यहां एक पावर में से घटाया गया है और यहां r की पावर n में से एक घटाया गया है। लेकिन बोलने में इसको बोलते हैं a इंटू आर की पावर n-1, इसको बोलते हैं a इंटू आर की पावर n-1 और अपॉन r-1। तो ये दोनों में फर्क है, एक जैसे से लग रहे हैं लेकिन दोनों में फर्क है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको इसके छठे पद का मान ज्ञात करना है कि S6 का मान क्या हो जाएगा। तो S6 ज्ञात करना है, A का मान 1 था इसलिए 1 आ जाएगा, R का मान 3/2 था 3/2 आ जाएगा, N का मान 6 है, अब की बार पावर 6 पूरी आएगी, वहां पर 6 - 1 किया था, अब की बार पूरा 6 आएगा, ये -1 हो जाएगा अपॉन ये आ जाएगा R का मान 3/2 है और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 3 की घात 6 है ये 729 होता है और 2 की घात 6 है ये 64 होता है, तो ये आ जाएगा 729/64 हो जाएगा, -1 है और 3/2 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 729/64। 729 में से 64 घटा देंगे ऊपर तो आ जाएगा 5, 6, 665,
665 आ जाएगा, पक्की बात है। ऊपर आ जाएगा 665, नीचे आ जाएगा 64, और ये जो बट्टे वाला 2 है ये चला जाएगा ऊपर, बट्टे वाला 2 है वो चला जाएगा ऊपर। 2 से 64 है, ये 32 बार कट जाएगा, और ये आ जाएगा 665 बट्टे क्या हो जाएगा 32, 665 बट्टे 32 आ जाएगा। ये इसका 6 पदों का योग आ जाएगा। ऐसे छठा पद ज्ञात कर सकते हो, ऐसे इसके 6 पदों का योग ज्ञात कर सकते हो। 6वां पद क्या होगा, 6 पदों का योग क्या होगा। ये आपका एक एग्जाम्पल था। मैं ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और लूंगा, ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल अपन और लेंगे। क्लियर है ये सबको, सबको क्लियर है। आगे चलते हैं, देखो ये है 3 - 9/4, या 9/2 कर देते हैं, प्लस 27/4 -81/8 प्लस ऐसे कर देते हैं। आपको ज्ञात करना है कि T6 का मान क्या होगा और S6 का मान क्या होगा। इसका छठा पद क्या होगा, 6 पदों का योग क्या होगा। ऐसे ही 3 इसी सीरीज के लिए आपको T7 ज्ञात करना है और S7 ज्ञात करना है। इसके लिए T6 और S6 ज्ञात करना है, S6 ज्ञात करना है। इसके लिए T7 और S7 ज्ञात करना है। छठा पद क्या होगा, 6 पदों का योग क्या हो जाएगा। 7वां पद क्या हो जाएगा, 7 पदों का योग क्या हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। ए का मान 3 है, आर का मान -3/2 हो जाएगा, एन का मान 6 हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 6। पहला काम है T6 ज्ञात करना। तो ये होता है A इंटू आर की पावर n-1। ये आ जाएगा, A का मान कितना है 3 है, आर का मान -3/2 है, और उसकी पावर 6-1 हो जाएगा। तो 3 गुणा -3/2 है, उसकी पावर हो जाएगा 5। आप लिखेंगे 3 गुणा -3 की घात 5 होता है माइनस का 243, ये माइनस का 243 आ जाएगा, और 2 की पावर 5 होता है, ये होता है 32। इनको आपस में गुणा करेंगे 729 हो जाएगा, माइनस का 729/32 आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 729 बट्टे हो जाएगा 32, माइनस का 729/32 है, ये इसका छठा पद आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका छठा पद हो जाएगा, माइनस का 729/32, ये इसका छठा पद है। इसके 6 पदों का योग ज्ञात करना है, S6 ज्ञात करना है, S6 ज्ञात करना है। तो Sn बराबर होता है A इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। आर का मान माइनस में है तो माइनस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान 3 हो जाएगा, ए की जगह 3 रख दीजिए। आर की जगह माइनस का 3/2 है, तो माइनस का 3/2 है, इसकी पावर 6 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा -3/2 और माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि आर का मान -3/2 है। अगर जब कभी भी आपकी प्रोग्रेशन प्लस माइनस में चल रही है तो आर का मान माइनस में आ जाएगा। इस तरह से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 की घात 6 729 होता है, लेकिन पावर सम संख्या है तो प्लस का 729/64 हो जाएगा। ये आ जाएगा 729 बट्टे हो जाएगा 64, माइनस हो जाएगा 1, और ये माइनस में आ जाएगा 5/3। ये माइनस में 5/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जाएगा, 2 माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस का 5 बट्टे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का 5/3। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का,
हाँ माइनस का 5/2, माइनस का 5/2, ये -5/2 हो जाएगा। अब ऊपर आ जाएगा वही 665 आएगा, 665 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 3 × 665 बट्टे हो जाएगा 64, और ये जो माइनस वाला 5/2 है, -5 ऊपर चला जाएगा और 2 चला जाएगा, -5 यहाँ रह जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से कट जाएगा 32 बार, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 का 3 × 15, 5 का 3 × 15, 133 बार कट गया। 133 का 3 × 399 होता है, बट्टे आ जाएगा 32, 399/32 माइनस का आएगा, तो इसके जो आंसर है वो हो जाएंगे 332, 399 है ना, और बट्टे 160, 399 बट्टे आ जाएगा 100, काट दिया था ना, 5 से काट दिया था, और बट्टे हो जाएगा 32, और ये रह जाएंगे माइनस, माइनस का 399 बट्टे क्या हो जाएगा 32 हो जाए। आंसर किस में रहेंगे, माइनस, माइनस का 399/32 हो जाएगा। ये आ जाएगा इसके 6 पदों का योग हो जाएगा, ये इसका छठा पद हो जाएगा, 6 पदों का योग या इसका छठे पद का मान। ठीक है, देखिए इसका 7वां पद और 7 पदों का योग भी पूछ सकते हैं। इसका 7वां पद क्या होगा और 7 पदों का योग क्या होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं इनको हटाता हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं, ये बाद में यूट्यूब पे रहेगा, आप नोट करना चाहें तो यूट्यूब पे जाके वहां से नोट कर लेना, है ना, क्योंकि वहां पर आराम आपकी सुविधा होती है, पॉज करके लिख सकते हो आराम से, ठीक है, पॉज करके लिख लो, वापस बैकवर्ड लेके दोबारा देख लो, है ना, तो ये आपके सेव रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने मिटा दिया, इसका कोई वहां पर सेव रहेगी, ठीक है। आपको T7 और S7 का मान ज्ञात करना है, T7 और S7 है, इसका मान ज्ञात करना है। 7वां पद क्या होगा और 7 पदों का योग क्या हो जाएगा। 7वां पद और 7 पदों का योग आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। A बराबर 3 है, R का मान -3/2 है, N का मान 7 है। पहले हम T7 ज्ञात करते हैं, तो A × R की पावर n-1 हो जाएगा। A का मान 3 है, R का मान -3/2 है, उसकी पावर 7-1 हो जाएगा। 3 गुणा, देखिए 7-1 6 होता है, और -3/2 है, उसकी पावर 6 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 729, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। 729 का तिगुणा करते हैं 2187 आ जाता है, 2187 बट्टे हो जाएगा 64, ये इसका 7वां पद आ जाएगा 2187/64, 7वां पद हो जाएगा 2187/64। क्योंकि देखो एक चीज देखो, पहला तीसरा 5वां पद है वो तो प्लस में रहेगा, दूसरा चौथा छठा 8वां है वो किस में रहेगा, माइनस में। तो आपने जब छठा पद ज्ञात किया था तो माइनस में आया था, 7वां पद है तो वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। S7 ज्ञात करना है, 7 पदों का योग ज्ञात करना है। A × R की पावर n-1 और नीचे R-1। A का मान 3 है, A का मान 3 हो जाएगा। R का मान -3/2 है, उसकी पावर 7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -3/2 है, -1 हो जाएगा। R का मान -3/2 -1 हो जाएगा। 3 गुणा 3 की घात 7 है, ये 2187 होता है, तो माइनस का 2187 आएगा, बट्टे 128 आ जाएगा, और माइनस का ही 1 हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा -5/2 आ जाएगा, माइनस का 5/2 आ जाएगा।
2187 में से 128 जुड़ेगा, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो इसमें जुड़ेगा। 2187 में जोड़ते हैं तो 8 7 15, 8 2 10 सर 1 11 15, कितना 2315, क्या 2315। तो ये आ जाएगा 3 गुणा माइनस का 2315 बट्टे हो जाएगा 128, 128। और ये माइनस का 5/2 है, तो ये तो माइनस का 5 हो जाएगा और बट्टे वाला 2 भेज देंगे ऊपर, बट्टे का बट्टा चला जाता है ऊपर। दोनों माइनस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो 2 से कट जाएगा कितनी बार है, 64 बार। 2315 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस से माइनस कट गया है, 23 का तिगुणा 69 और 15 का तिगुणा 45, तो यह आ जाएगा 69 45 आ जाएगा ऊपर। तो 69 45 है, या 5 से काट भी सकते थे इनको, 5 से कट भी सकता है, ठीक है, 5 से कट जाएगा तो ये 5 का 4 गुणा 20 हो जाएगा, 3 बच गया, 5 का 6 गुणा 30 है, 5 का 3 गुणा 15, 463 बार कट जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 64। माइनस से माइनस खत्म हो चुका है, 3 का 3 गुणा 9, 6 का 3 गुणा 18 और 1 1389 और बट्टे क्या हो जाएगा 64। आंसर आएंगे प्लस में, 1389 बट्टे 64 हो जाएगा, 1389 बट्टे 64 प्लस में आंसर रहेंगे 1389 बट्टे 64 हो जाएगा। यह आ जाएगा इसके 7 पदों का योग हो जाएगा, 7 पदों का योग हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि आप प्लस माइनस के एकांतर क्रम में सीरीज है वो बहुत कम देखोगे, नॉर्मली प्लस वगैरह ही मिलती है। हमने प्लस माइनस वाली ले ली है, जब एन का मान सम हो तो ये माइनस में रह जाती है, एन का मान विषम है तो प्लस में रह जाती है। तो इस टाइप के कभी कोई सवाल बन जाए तो ठीक है, देखिए और समझते हैं थोड़ा सा। ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे मान लीजिए कॉमन टेंजेंट के बीच में कोई ट्राइंगल बना हुआ है, ऐसे ट्राइंगल, ये सर्किल बना हुआ है ट्राइंगल में, तो ये कॉमन टेंजेंट है, इसके अंदर क्या है सर्किल, तो बाकी इसके अंदर दूसरा सर्किल बना हुआ है, फिर उसके आगे एक सर्किल और बना हुआ है, फिर उसके आगे एक सर्किल और बना हुआ है, उसके आगे और बना हुआ है, ऐसे इंफिनाइट सर्किल बने हुए हैं। सभी सर्किल्स के क्षेत्रफलों का योग या सबका सम क्या हो जाएगा, इस टाइप के सवाल कभी पूछा जाता है। इसमें एक स्पेशल कंडीशन बनती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की एक स्पेशल कंडीशन बनती है। सपोज कीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हैं, इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है, इसके ऊपर एक दूसरा सर्किल है, इसके ऊपर एक तीसरा सर्किल है, इसके ऊपर चौथा, इसके पांचवा है, लेकिन इन सर्किल्स की संख्या है वो इनफिनाइट है, क्योंकि जीरो कभी नहीं आता है ऐसे, और इन सर्किल्स की संख्या क्या है इनफिनाइट है। इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो इसकी बजाय ये 1/3 होती है, इसकी बजाय ये 1/3 होती है, इसकी बजाय ये 1/3 होती है। सपोज कीजिए ये रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है ये जितने भी सर्किल्स बन रहे हैं, इनफिनाइट सर्किल्स बन रहे हैं, इन सब के क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा, सबके क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा। तो याद रखना है ये इनर रेडियस r बराबर, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो a/2√3 होता है, r बराबर a/2√3 हो जाएगा। a का मान 6 है, 6/2√3 हो जाएगा, तो ये इसको √3 बार काटेगा, ये √3 से ये फिर √3 बार कट जाएगा, तो r का मान हो जाएगा कितना √3, r का मान √3 हो जाएगा। अब इसकी रेडियस ये जो r है, ये रेडियस r बराबर √3 आ गया। अब इसकी जो रेडियस आएगी ये इसका 1/3 आएगा, तो ये √3/3 आ जाएगा, √3 बट्टे कितना हो जाएगा 3। इससे आगे वाले की जो रेडियस है ये √3, इसका 1/3 हो जाएगा, √3 बट्टे क्या आ जाएगा 9। इससे आगे वाले की रेडियस है ये इसका 1/3 हो जाएगा, तो
3 बट्टे क्या हो जाएगा 27। ऐसे श्रृंखला चलेगी। अब आपसे पूछा जाता है इन सब के क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा, सबके क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, पाई इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई इंटू √3/3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई इंटू √3 है बट्टे 9 है इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये इन्फिनेटिव सीरीज है, ये चलती रहेगी। इसमें से पाई कॉमन आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये कॉमन आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आता है, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा 3 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर 9 करेंगे तो ये आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा, ये पाई/3 आ जाएगा। उसके बाद में ये 3 है और ये कितना हो जाएगा 81, 3 से 81 27 बार कटेगा तो ये आ जाएगा पाई/27 आ जाएगा। ऐसे ही चलेगा। और अब ये इसका 1/9 है, ये इसका 1/9 है, आगे वाला इसका 1/9 हो जाएगा और ये ऐसे चलता रहेगा। इसमें से आप पाई को कॉमन ले सकते हो, 3 प्लस 1/3 प्लस 1/27 प्लस, और ये इन्फिनेटिव सीरीज चलेगी। पाई तो रहेगा ही रहेगा, ए का मान 3 है, ए का मान कितना है 3, आर का मान हो जाएगा 1/9, 3 की तुलना में 1/3 है वो 1/9 है, उसका 1/9 उसका 1/9। एस इन्फिनिटी होता है a/1 - r, तो a/1 - r करेंगे तो a का मान तो 3 हो जाएगा और 1 - 1/9, ये 3/8/9 हो जाएगा, 9 चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 27/8, पाई ये इसके साथ में है ही और ये हो जाएगा 27 पाई/8। इन सब का जो एरिया है ये 27 पाई/8 आ जाएगा, 27 पाई/8 आ जाएगा। इन्फिनिटिव सीरीज में अगर आपके जीपी बन रही है आप इस तरीके से कर सकते हो। इसका लाइव एग्जांपल है वो ज्योमेट्री में मिल सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तब ज्योमेट्री में मिल जाएगा। इस टाइप के सवाल कभी भी आप करेंगे तो है? ठीक है, ऐसे ही देखो और एग्जांपल ले सकते हैं अपन। ले जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसकी साइड के मिड पॉइंट को मिलाया तो एक नया ट्राइंगल बना, इसकी साइड के मिड पॉइंट को मिलाया तो एक नया ट्राइंगल बना, इसके साइड की मिड पॉइंट को मिलाया तो एक नया ट्राइंगल बना, फिर इनकी साइड की मिड पॉइंट को मिलाया तो एक नया ट्राइंगल बना। ऐसे इन्फिनेटिव ट्राइंगल बन रहे हैं, अनंत ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो नया ट्राइंगल बनता है उसका एरिया मूल ट्राइंगल का 1/4 होता है, 1/4 होता है। अब मान लिए इसकी आपको साइड दे दी है 6, इसकी साइड 6 दे दी, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये √3/4 गुणा 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा 9 बार और ये आ जाएगा 9√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9√3। इसके अंदर वाले 9√3 का 1/4 हो जाएगा, उसके आगे वाला उसका 1/4 हो जाएगा, उसके आगे वाला उसका 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9√3 हो जाएगा प्लस 9√3/4 हो जाएगा, 9√3/16 हो जाएगा, 16 1/4 होगा, 9√3 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। और ऐसे ही अनंत बन सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इन सब के क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा, तो इसमें से 9√3 को अगर हम कॉमन भी ले लें, कॉमन लिया जा सकता है, तो ये 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस और ऐसे चलता रहेगा। अब ये 9√3 है, ये तो कॉमन पद के रूप में रहेगा ही रहेगा, ये कॉमन पद के रूप में रहेगा ही रहेगा। ए का मान 1 है, आर का मान 1/4 है, तो ये आ जाएगा a/1 - r। ए का मान कितना है 1 और 1 - 1/4 है, तो ये 1/3/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/3। अब ये 4/3 इस 9√3 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 9√3 इंटू हो जाएगा 4/3। ये इसको काट देगा 3√3 बार, तो ये आ जाएगा 12√3, 12√3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इन सारे ट्राइंगल्स के क्षेत्रफल का योग आ जाएगा।
सभी ट्राइंगल्स के क्षेत्रफल का योग आ जाएगा। कर सकते हैं। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है, कोई भी चतुर्भुज हो, या आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, वो चाहे वर्ग हो चाहे कोई सा भी हो, अगर उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो नया क्वाड्रिलेटरल बनता है, उसका एरिया मूल का 1/4 होता है। लेकिन अगर वर्ग में करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना थोड़ा आसान होता है। वर्ग की साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला दिया तो ऐसे एक नया वर्ग बनेगा, इसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। फिर इसकी साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया तो ये जो नया वर्ग बनेगा, इसका क्षेत्रफल इस वाले का आधा हो जाएगा। फिर इनके मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो इसका जो एरिया है वो फिर आधा हो जाएगा। फिर इसके मिड पॉइंट्स को मिला दिया तो इसका जो एरिया है वो फिर आधा हो जाएगा। फिर इनके मिड पॉइंट्स को मिला दिया तो इसका जो एरिया है वो फिर आधा हो जाएगा, और ऐसे आगे से आगे चलता रहेगा। ठीक है। अब इसमें यह भी हो सकता है 2 दे दिए, 3 दे दिए, तब तो n का फिक्स मान हो जाएगा। आपको नहीं दिया गया, सभी जो वर्ग बन रहे हैं उनके क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा, तो आपको उसी तरीके से करना है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a², ये हो जाएगा a²/2, ये हो जाएगा a²/4, ये हो जाएगा a²/8, ऐसे चलेगा। तो a² + a²/2 + a²/4 + a²/8 प्लस ऐसे चलता रहेगा। a² कॉमन ले लेंगे, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ऐसे चलता रहेगा। इसमें से a², ये a² है, a² तो ऐसे ही कॉमन हो जाएगा, और ये आ जाएगा a का मान है 1 a/1 - r, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1/2। एक में से आधा घटाएंगे, आधा बचेगा, नीचे का आधा ऊपर जाके 2 बन जाएगा, और इसका जो टोटल एरिया है ये 2a² आ जाएगा। ये आ जाएगा 2a², यानी ये जो वर्ग है एक वर्ग के क्षेत्रफल का डबल हो जाएगा, 2a²। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जीपी का ही कंसेप्ट लगता है इसमें, कंसेप्ट इनमें जीपी का ही लगता है। ठीक है। ऐसे ही और चीजें समझो थोड़ा सा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन जब पढ़ेंगे उस टाइम डिटेल से पढ़ लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटेल से पढ़ लेंगे। लेकिन ये हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल 10% इंटरेस्ट रेट से कोई धन है वो उधार दिया गया है, 10% का इंटरेस्ट रेट है और आपने धन को उधार दिया है। पहले साल मिश्र धन होता है, सॉरी मूलधन होता है, फिर 1 ईयर का मिश्र धन होता है, फिर 2 ईयर का मिश्र धन होता है, फिर 3 ईयर का मिश्र धन होता है, फिर 4 ईयर का मिश्र धन होता है। इनमें हमेशा जीपी लगता है, इसमें हमेशा जीपी लगता है। क्या होता है, जैसे 10% की दर है तो 110/100 110/100 110/100 हो जाएगा। ठीक है। जैसे मूलधन पी है तो पहले साल तो मूलधन पी ही रहेगा, अगले साल पी का 110/100 आ जाएगा, उससे अगले साल पी का 110/100 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, उससे अगले साल पी का 110/100 है, इसका क्यूब हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर n पदों का योग नहीं ज्ञात करना होता है, nवां पद ज्ञात करना होता है, nवां पद ज्ञात करना होता है। अब nवां पद ज्ञात करना होता है, वो n वर्ष का आपका मिश्रधन हो जाता है, वो हो जाता है n वर्ष का मिश्रधन। nवां पद होता है वो n वर्ष का मिश्रधन हो जाता है। अब n वर्ष का अगर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ ऊपर पावर n-1 रहेगा, ऊपर की पावर है वो n-1 रहेगा, क्योंकि ये 0 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, ये 2 वर्ष का है। मूलधन 0 वर्ष का मिश्रधन बनता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, 0 वर्ष का मिश्रधन तो पहला पद हो जाएगा, 1 वर्ष का मिश्रधन है वो दूसरा पद हो जाएगा, 2 वर्ष का मिश्रधन है वो तीसरा पद हो जाएगा। तो जो 3 वर्ष का मिश्रधन है, n वर्ष का मिश्रधन है, वो n+1वां पद होगा, n+1 होगी पावर। इसलिए वो जो n-1 करते हैं उसके लिए पावर सीधी n ही आ जाती है। ये 0 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का है तो पावर 1 है, 2 वर्ष का है तो पावर 2 है, 3 वर्ष का है तो पावर 3 है। और ये जो 110 लिखा है ये 100+r होता है, इसलिए p इंटू ये 100+r बट्टे क्या हो जाएगा 100, और n वर्ष का मिश्रधन करते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है। जीपी का ही कंसेप्ट है, इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाए, a इंटू आर की पावर n। तो यहाँ n-1 नहीं लेके इसको क्या पूरा का पूरा n लेंगे, क्योंकि ये
पहले पद से शुरू नहीं हो रहा है, ये 0 वर्ष के मिश्रधन से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां सीधा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं p इंटू 1 प्लस r बट्टे 100 और उसकी पावर n। ये n वर्ष के मिश्रधन का फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है n वर्ष के मिश्रधन का फॉर्मूला। जीपी में लगता है, जीपी का कंसेप्ट लगता है जब अपन चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते हैं, तब चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते हैं जीपी का कंसेप्ट लगेगा। इसके अलावा nवें वर्ष का सीआई हो, nवें वर्ष का सीआई हो, उसमें जीपी का कंसेप्ट लगता है। एन वर्ष का सीआई नहीं, nवें वर्ष का सीआई हो तब जीपी लगता है। nवें वर्ष का सीआई हो तब जीपी लगेगा। ठीक है, आपसे पूछे कि nवें वर्ष का सीआई है, उसमें जीपी लगेगा। अब कैसे लगेगा, तो बढ़िया रहेगा मैं ब्याज के साथ इसको समझाऊं, लेकिन जीपी का कंसेप्ट लगता है, एक तो n वर्ष के मिश्रधन में लगता है और एक nवें वर्ष के सीआई में लगता है। दो जगह ये जीपी डेफिनेटली लगेगा। ठीक है, आगे कुछ पढ़ते हैं। जीएम या ज्योमेट्रिक मीन, जीएम या ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये समझे। जीएम या ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, देखिए पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है, ऐसे ही होता है। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब बाह्य पदों का गुणनफल जो है वो मध्य पद के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, या इन दोनों के गुणनफल का रूट है वो मध्य पद के बराबर होता है। अब ऐसे दो पदों का भी जीएम, तीन पदों का भी, चार पदों का, सबसे ज्यादा काम आता है तीन पदों वाला। अगर आपको ये कहा जाए कि ए तथा बी का जीएम क्या होगा, गुणोत्तर माध्य क्या होगा, जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ए तथा बी का जीएम या गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा रूट ए बी हो जाएगा। ए तथा बी का जीएम हो जाएगा रूट ए बी, रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, और ए और बी का एएम क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। ए और बी का अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य क्या होगा, ए प्लस बी बट्टे 2 हो जाएगा। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है वो रूट ए बी है, ए और बी का समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन है वो ए प्लस बी बट्टे 2 है। ए प्लस बी बट्टे 2 समांतर माध्य पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, याद रखना है। इफ ए इक्वल टू बी देन जीएम बराबर एएम, उस कंडीशन में समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर होंगे। अगर ए और बी बराबर हैं तो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दोनों बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, देखिए जैसे ए का मान भी 3 है, बी का मान भी 3 है, तो जीएम क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 का रूट हो जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 बट्टे 2 आ जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या ऐसे समझ लो जैसे ए और बी दोनों का मान ए मान लिया, बराबर है तो दोनों को ए या दोनों को बी भी मान सकते हैं। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आ जाएगा ए गुणा ए का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। और अर्थमेटिक मीन है ये ए प्लस ए बट्टे 2 करेंगे, 2a बट्टे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ए आ जाएगा। इसलिए अगर ए और बी दो बराबर संख्या है, उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं।
दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? अगली कंडीशन देखिए आप, मान लीजिए 3 पद दिए गए हैं, ए है, बी है, अच्छा बराबर नहीं है तो ध्यान रखना है, बराबर नहीं है तो ए प्लस बी बट्टे 2 ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन रूट ए बी। ए प्लस बी बट्टे 2 है, ये हमेशा रूट ए बी से बड़ा होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन है क्लियर है? एक तो ये ध्यान रखना है। ओके, दूसरी बात देखिए, आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। जैसे मैंने लिया 4 और 9 को, 4 और 9 को लिया, तो 4 और 9 का अर्थमेटिक मीन है ये 4 प्लस 9 बट्टे 2, 13 बट्टे 2, 6.5 हो जाएगा। लेकिन इनका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा 9, 36 का रूट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन है वो अर्थमेटिक मीन से हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसका एक बहुत शानदार यूज बताऊं क्या, कि अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। इसका बहुत अच्छा यूज बताता हूं, बहुत अच्छा यूज बताता हूं, बताऊं? हो सकता है आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, डेफिनेटली नहीं पढ़ा है, पहले से तैयारी अच्छी है तो पढ़ा हुआ है। ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा? ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा है, इसका न्यूनतम मान क्या होगा, कम से कम मान क्या होगा इसका, कम से कम मान क्या होगा? चलो समझते हैं। एक टर्म है रूट ए टेन थीटा, एक है रूट ए टेन थीटा, और दूसरा है रूट बी कोट थीटा, रूट बी कोट थीटा। ठीक है, अब रूट ए टेन थीटा और रूट बी कोट थीटा है, इनका अर्थमेटिक मीन ले मैं, इसका मैं अर्थमेटिक मीन ले, ठीक है, या रूट ए टेन थीटा है और रूट बी कोट थीटा है, इसकी बजाय ए टेन स्क्वायर थीटा ले लेता हूं, ए टेन स्क्वायर थीटा ले लेता हूं। ए टेन स्क्वायर थीटा और बी कोट स्क्वायर थीटा है, इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन, ये तो हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। इनका अगर हम ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तब यह आ जाएगा ए बी टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, और उसका हो जाएगा रूट। टेन और कोट का गुणा 1 होता है, इसलिए 1 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा रूट ए बी, ये हो जाएगा रूट ए बी। अब आपको एक बात बताई थी, अगर ये दोनों बराबर हैं उस कंडीशन में तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर हो जाएंगे। ए टेन स्क्वायर थीटा और बी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर है, उस कंडीशन में तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है वो बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। आप कंक्लूजन ये क्या कर सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर या उससे बड़ा होगा, बराबर या उससे बड़ा होगा। बराबर तो कब होगा, जब ये दोनों बराबर हैं, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन है ये
ज्योमेट्रिक मीन के बराबर या उससे क्या होगा, बड़ा। उस चीज को यहां से लागू करेंगे हम, तो इसका अर्थमेटिक मीन आ जाता है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जो है विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी हो जाएगा। ये आ जाएगा रूट ए बी, 2 को उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान 2 रूट ए बी या उससे क्या होगा, बड़ा। या तो 2 रूट ए बी होगा या उससे बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 2 रूट ए बी हुई। 2 रूट क्या हो जाएगा, ए बी। कभी भी आपसे पूछा जाए a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसका न्यूनतम मान क्या होगा, तो ये जो tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है a और b, ये आ जाएगा 2 रूट ए बी के बराबर हो जाएगा, 2 रूट ए बी। इसमें कंसेप्ट और भी लगता है, वो हम टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उस टाइम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का यूज यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। वहां थोड़ा सा चेंज होके लगता है, वहां थोड़ा सा चेंज होके लगता है, टिग्नोमेट्री में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा चेंज होके लगता है। टेन और कोट में सीधा का सीधा लग जाएगा, साइन और कोसेक वाला और सेक और कोस वाला है वो थोड़ा सा चेंज होके लगता है। उसमें क्या होता है आपको मैं चलो बता ही देता हूं। अगर साइन का मान है, साइन का मान है वो बड़ा हो और कोस का मान छोटा, कोसेक का मान छोटा हो, तब तो लग जाएगा ये। लेकिन अगर कोसेक का मान, कोसेक का जो कोसेक स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा हुआ और साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा हुआ तो नहीं लगेगा। साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा हुआ और कोसेक स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा हुआ तब लग जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें ये लिखा हुआ हो कि 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 2, 9 इंटू 4 हो जाएगा, 36 का रूट 6, 6 का दुगुना 12, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 12 हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 12 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कहूं कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह दूं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा है, फिर उसकी वैल्यू 12 नहीं होगी, फिर वो 9 और 4 13, 13 का आधा होगी, कितनी होगी, क्या हो जाएगा, 9 और 4 13, 9 और 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कैसे आएगा वो फिर मैं आपको डिटेल से अलग से बताऊंगा, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे उसको। लेकिन टेन और कोट के लिए सीधा का सीधा लागू हो जाता है, चाहे ए और बी का मान कुछ भी हो। साइन और कोसेक के लिए तब लागू होता है जब साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट कोसेक स्क्वायर के कोफिशिएंट से बड़ा हो, तब ये लगेगा। लेकिन अगर कोसेक स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा हो गया साइन स्क्वायर के कोफिशिएंट से, कोसेक स्क्वायर वाला कोफिशिएंट साइन स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से बड़ा हो गया, तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, चेंज होके लगेगा, वो ए प्लस बी आएगा, रूट ए बी नहीं आएगा। ए प्लस बी आएगा, रूट ए बी नहीं आएगा। वहां पर न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 होगा, न कि 12 होगा, ठीक है। रीजन क्या है वो उस टाइम अपन बात कर लेंगे, ठीक है। ये होता है। ऐसे ही कोस और सेक के लिए भी हो जाता है। 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा का तो न्यूनतम मान 12 होगा, लेकिन 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा है, उसका 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 13 होगा, ठीक है। चेंज होके आएंगे, करेंगे उस टाइम बात, जब हम पढ़ेंगे इनको, टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उस टाइम ये बात करेंगे। इसके अलावा जीपी के कंसेप्ट है, एक नॉर्मल कैलकुलेशन में भी लग सकते हैं। एक गेंद को उछाला जाता है, गेंद पहली बार में टप्पा खा के पहले का उतना उछलती है, दूसरी बार उसका उतना, तीसरी बार उसका उतना, ठीक है। और ऐसे उछलते उछलते गेंद एकदम शांत हो जाती है। शांत होने तक गेंद के द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, जीपी के कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है। कोई ट्रेन है वो चल रही है, ठीक है। अब अगर वो फ्री मोशन में चल रही है तो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के वो जो घर्षण के कारण उसकी स्पीड कम होने लगती है, ठीक है। इस गति से मंदन हो रहा है कि वो ट्रेन धीरे होते होते एक जगह जाके रुक जाए, तो रुकने तक उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, ये जीपी के कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है। जीपी के कंसेप्ट बनते हैं, तो इनके काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। आपके लिए मेरे पास में शानदार शानदार 20-22 सवाल है, अच्छे अच्छे 20-22 सवाल हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज फिर लंबी हो जाएगी क्लास, घंटा भर तो हो गया होगा। आज कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है, कल इनके क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, आपको दिखा देता हूं मैं, खूब सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं आपके, जैसे बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। एक सवाल तो मुझे अच्छा लगा, एक तो जैसे ये सवाल है, ये शानदार है।
शानदार सवाल, ठीक है, ऐसे सवाल है। आगे देखिए, ये तो ठीक है, इजी है, ये बढ़िया सवाल है, ये प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा ये आ जाए, ये शानदार सवाल है। 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 एन पदों तक है, इसका योग है, आपको फॉर्मूला बनाना होगा इसका, ठीक है, बढ़िया सवाल है, इनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, रखो इसको, हेलो है, अब चलो, जो जो भी आप ट्राई कर लेना, लो ये सामने पड़ा, आप ट्राई कर लेना, कल इसको डिस्कस करेंगे अपन, ट्राई कर लेना, ये बोर्ड पर है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, बाद में क्लास में से ले लेना स्क्रीनशॉट, क्लास में से लेना ना, यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, इसको ट्राई कर लेना, है कल डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, कल मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट यूट्यूब के ऊपर क्लास ले रहे हैं, क्लास ले लीजिए, नोट्स बनाते हुए पढ़िए, मैं उतना ही सीरियस क्लास ले रहा हूँ जैसा मेरे पेड बैच में लेता हूँ, ठीक है ना। ये एक बैच बिना कमाई का एकदम आपके लिए निस्वार्थ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं, है ना। बिगिनर्स के तो काम का नहीं है, पहले पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सारे कंसेप्ट डिस्कस हो जाएंगे, पूरे सिलेबस का एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाएगा, और जितने